जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान के सभी बच्चों का जो 12th बोर्ड के अंदर है, बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कब बोर्ड 12वीं का ब्लूप्रिंट और उनके मॉडल पेपर जारी करेगा। तो जैसा कि आप सबको अब पता चल चुका है भी ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं और इन सब की पीडीएफ है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर है वो कर दी है। अब हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ वीडियो क्लासेस के माध्यम से ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं भी आपका 2024 का बोर्ड का पेपर है वो किस प्रकार का आएगा, क्योंकि 2023 की तुलना में कई चेंजेज बोर्ड ने किए हैं, उनको भी हमें अच्छे से समझना है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। पेपर आपका 3.25 घंटे का होगा। पेपर आपका बोर्ड के अंदर 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर आपके सेशनल के रूप में स्कूल से भेजे जाएंगे और टोटल पेपर है सभी सब्जेक्ट की तरह कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो 4 उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होगा: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल या मौलिकता की बात है। थोड़ा सा आपको फिर बता दूं एक बार, ज्ञान में कौन से प्रश्न आते हैं। ज्ञान में आते हैं कब, कहां, कौन, परिभाषा, कोई अर्थ, किसी का नाम या किसी शब्द का पूरा नाम। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो रटे रटाई होते हैं, वो सारे के सारे ज्ञान पर आधारित होते हैं, जिनका वेटेज पॉलिटिकल के अंदर 37.5% रहता है। दूसरा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं अवबोध यानी समझ पर आधारित होते हैं, जिसके अंदर प्रश्न किस प्रकार के होंगे, जैसे ये चीज क्यों हुई यानी क्यों, कारण का, उद्देश्य का, विशेषताओं का या किसी प्रकार के कार्य के पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न होते हैं, वो सारे अवबोध वाले होते हैं। उसके बाद में ज्ञान के उपयोग या अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न है वो कौन से होते हैं, जैसे किसी की इंपॉर्टेंस आपसे पूछ ली, उपयोगिता पूछ ली, मूल्यांकन पूछ लिया, अभी उस चीज का मूल्यांकन कीजिए आप, परिणाम का कोई प्रश्न, प्रभाव पूछ लिए, तुलना, अंतर, बदलाव, कोई तर्क, विवेचना से संबंधित कोई प्रश्न होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। चौथा कौशल और मौलिकता के अंदर ये मैप आधारित क्वेश्चन होते हैं, मानचित्र आधारित प्रश्न हैं। तो 2023 की तुलना में 2024 की बोर्ड परीक्षा के अंदर पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा चेंज है भी इस साल मानचित्र का प्रश्न भी पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा और वो प्रश्न 4 नंबर का होगा। और आपको एक चीज यही क्लियर कर दूं, मानचित्र आपको बनाना नहीं होगा, वो पेपर के साथ अटैच होके ही मैप आएगा। आपको पेपर से अलग करके अपनी कॉपी के साथ जोड़ना होता है, जैसा कि आप 10वीं क्लास के अंदर एसएसटी के पेपर के अंदर जो बना बनाया मैप है वो क्वेश्चन के अंदर आता है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भी जो हमारे प्रकारवार प्रश्नों के प्रकारवार जो अंक भार है वो क्या रहेंगे, इस चीज को भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखिएगा क्या रहेगा इसमें, प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार। तो देखिए 6 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं 15, पहले 12 आते थे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में आधे नंबर के हैं, लेकिन यहां पर प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है वो रहेगा। और इनके लिए ये लास्ट का कॉलम भी आप देखिए, संभावित समय। पेपर बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है भी ये पेपर बच्चा कितने टाइम में कर लेगा और कौन से प्रश्न कितने टाइम में, ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती है। तो 15 प्रश्नों को करने में मैक्सिमम अधिकतम ये माना गया भी 22 मिनट में बच्चा कर सकता है। रिक्त स्थान वाले 7 प्रश्न आएंगे और 1-1 नंबर के होंगे। अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 10 रहेगी और वो भी 1-1 नंबर के। तो पहला प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ का, दूसरा रिक्त स्थान का और तीसरा प्रश्न अति लघुतरात्मक का रहेगा। पहले प्रश्न के अंदर कुल 15 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा इसके अंदर 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे प्रश्न के अंदर 10 क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। तो इस प्रकार से 32 क्वेश्चन तो आपके छोटे वाले ही हो गए, 1-1 नंबर के। इनको भी अच्छे से तैयार करते हैं तो
डल से डल नहीं पढ़ने वाला भी आराम से पास है, वो हो जाएगा। इसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 4 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे। दूसरा बड़ा चेंज बोर्ड ने किया है भी, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे इनमें आपको अथवा भी मिलेगा, क्योंकि निबंधात्मक वालों में तो पहले ही आता था। तो ध्यान रखिए, खंड स और द के अंदर है वो आंतरिक विकल्प मिलेगा, दोनों में दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों में अथवा मिलेगा। जो भी अच्छे से आता है वो कोई एक प्रश्न है वो आपको करना होगा। चलिए अब हम समझते हैं विषय वस्तु का अंक भार। यह चीज आपको पहले ही मेरी क्लियर की हुई है यहां, क्योंकि ज्योग्राफी में तो यूनिट होती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के अंदर चैप्टर का हिसाब रहता है। 15 चैप्टर हैं आपके, दोनों बुक्स को मिलाकर बात करें तो दोनों बुक्स का जो अंक भार है वो पहले ही आपको बताया हुआ है भी 6, 6, 12 इस प्रकार के जो क्वेश्चन अंक भार क्या है वो सारा आपका क्लियर किया हुआ है मेरा। सिर्फ आप देखेंगे दो ये कुछ चैप्टर हैं ये 5-5 नंबर के हैं, बाकी आप देखेंगे लास्ट का चैप्टर हो गया और एक आपका 7वां वैश्वीकरण का, और ऊपर वाले जो चारों चैप्टर हैं ये 6-6 नंबर के हैं। तो यहां आप अंक विभाजन पे तो ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज पहले क्लियर है। दूसरी चीज, इस ब्लूप्रिंट को समझ लें आप थोड़ा सा, इस चीज को मैं ऊपर भी वापस क्लियर कर देता हूं आपको। ये ब्लूप्रिंट, उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो रहा होगा। हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के ब्लूप्रिंट की, सभी चैप्टर दिए गए हैं, उनमें से ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल आधारित कौन से प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर से 1 नंबर का 2 नंबर का आएंगे, ये सारी चीजें यहां पर बताई हुई हैं। यहां पर एक बार मोटी मोटी बात मैं क्लियर कर दूं, फिर मैं चैप्टर वाइज आता हूं। आप देखेंगे जो आपका पहला जो पार्ट है 2 ध्रुवीयता का अंत, इससे बड़ा प्रश्न आने की संभावना रहेगी। दूसरा प्रश्न पार्ट है उसमें से 3 नंबर वाला है। चौथा चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला, इसमें से 3 नंबर का। और उसके बाद वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर के बड़े प्रश्न आने की संभावना। छठा है 9वां है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें से 3 नंबर वाला हो गया। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट वाले से 3 नंबर का प्रश्न। और इसी कड़ी में आपका एक पार्ट और बच गया, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इससे भी एक बड़ा 4 नंबर का प्रश्न। तो 3 आप देखेंगे, 1, 2 और 3 ये वो चैप्टर है जहां से बड़ा प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब कई बार बच्चों का ये प्रश्न रहता है, क्या सर पूरा पेपर 2024 का जो फाइनल का आएगा वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पर आधारित होता है क्या, ऐसा ही आएगा या इसमें चेंज हो सकता है? तो आपको बताना चाहूं, बोर्ड का नियम होता है, बोर्ड का नियम यह है जो ब्लूप्रिंट बोर्ड जारी करता है उसके अंदर 2 बातें यहां निकलकर सामने आती है नियमों से। एक तो यह है भी हूबहू 2024 का फाइनल पेपर इसी के अकॉर्डिंग ही बन जाए, और दूसरी संभावना उसमें क्या रहती है, 20 से 30% का वेरिएशन चेंज हो सकता है, यह संभावना आपको साथ में रखनी है। कोई भी सब्जेक्ट हो बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक तो हो सकता है पहली संभावना भी पूरा का पूरा पेपर इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आए, और दूसरा 20 से 30% तक की संभावना चेंज की रहती है। जैसे कह दिया भी पहला पार्ट है इसमें से 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा, हो सकता है इस पहले से 4 नंबर का बड़ा नहीं आकर दूसरा जो चैप्टर है हो सकता है इससे 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आ जाए। हां, यह ध्यान रख लीजिएगा जो हर चैप्टर जितने नंबर का है इसमें चेंज नहीं आएगा। अगर पहला जो पार्ट चैप्टर है, देखिए यहां पर पहले चैप्टर के अंदर 1, 1 और 4 यानी 1 + 1 + 4 ये पेपर बनेगा, यानी इसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 1, 1 और 4 नंबर का। अगर कुछ चेंज होता है, में भी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो अगर इस चैप्टर से 3 नंबर का आता है तो हो सकता है 1 + 2 + 3 ये क्लासिफिकेशन हो जाए, या फिर हो सकता है 1 + 1 + 1 + 3 हो जाए, यानी टोटल मार्क्स 6 का ही रहेगा। तो अंक चैप्टर का जितना है वो ही रहेगा, अंदर प्रश्न है वो छोटे या बड़े, उनके अंदर 20 से 30% तक का वेरिएशन
हो सकता है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर वाइज जो ब्लूप्रिंट आया है, क्योंकि पहली संभावना तो यही रहती है भी पूरा पेपर हो सकता है इस पर ही आधारित हो और वेरिएशन होगा, तो हम जो अभ्यास करेंगे अब आने वाले दिनों में, तो उन वेरिएशन को ध्यान में रखकर भी अभ्यास है वो कर लेंगे। चलिए अब मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं शॉर्ट में आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको। पहला जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, ये चैप्टर आपको पता है 6 नंबर का है। तो ध्यान रखिए, ये क्लासिफिकेशन दिया है बोर्ड ने भी, 2 प्रश्न 1-1 नंबर के, 1 4 नंबर का। दूसरा जो चैप्टर है ये भी 6 नंबर का, इसमें से 1 प्रश्न 1 नंबर का, 1 प्रश्न 2 नंबर का और 1 प्रश्न 3 नंबर का। तीसरा जो प्रश्न चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, ये 6 नंबर का है। बोर्ड ने कहा इसमें 1-1 नंबर के हम 4 प्रश्न और 1 प्रश्न 2 नंबर तक का पूछ सकते हैं। चौथा अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्लासिफिकेशन 1 + 2 + 3 है, 3 2 5 और 1 6, यानी 1 प्रश्न 1 नंबर का, 1 2 का और 1 3 का। पांचवा चैप्टर समकालीन विश्व सुरक्षा की बात करें तो ये भी 5 नंबर का है, तो ये 3 प्रश्न इसमें 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर के आने की संभावना। छठा पर्यावरण वाला जो चैप्टर है ये भी 5 नंबर का है, सेम इसके अंदर भी 3 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर के आने की संभावना रहेगी। सातवां वैश्वीकरण है, 5 नंबर का है, तो 1 + 4 है, 1 + 4, यानी 1 प्रश्न 1 नंबर का वैश्वीकरण वाले में। और साथ में ही एक चीज, अच्छा 1 नंबर कम हो गया तो वैश्वीकरण वाले में मैं देख लेता हूं, अच्छा 1-1 नंबर के 2 प्रश्न हो गए, 1-1 नंबर के, तो टोटल आपके 6 हो गए। आठवां है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला, इसकी बात करें तो 5 नंबर का है, तो 1 + 4 हो गया, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 बड़ा प्रश्न। तो सीधी सी है, जहां 4 और 3 लिखे हैं उनको आपको पहले राउंड में आपको उनसे बड़े प्रश्न तैयार करने हैं, फिर 3 वाले, उसके बाद में वेरिएशन की बात हम समझेंगे। एक दल के प्रभुत्व का जो दौर है ये चैप्टर 4 नंबर का है, तो 1 प्रश्न 1 नंबर का और 1 इसमें से 3 नंबर का आ जाएगा। नियोजित विकास की राजनीति की बात करें 5 नंबर का है, तो इसमें से 3 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर का। भारत के विदेश संबंध की बात करें तो 1 प्रश्न 1 नंबर का और 2 प्रश्न इसमें से 2-2 नंबर के। 12वां कांग्रेस प्रणाली वाले की बात करें तो ये 5 नंबर का है, तो 3 प्रश्न तो इसमें से 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर के आने की संभावना। 13वां लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है ये 5 नंबर का है, तो 1 प्रश्न 2 नंबर का और 1 3 नंबर की। क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला 5 नंबर का है, तो इसमें से 3 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर का। लास्ट जो चैप्टर है ये 6 नंबर का है, इसमें से 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 2 प्रश्न है वो 2-2 नंबर के आने की संभावना है वो रहेगी। और 1 प्रश्न है वो किसका रहेगा, मानचित्र का, जो कि 4 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का मानचित्र आपको इसके पेपर के अंदर मिलेगा और उसके अंदर आपको 4 लोकेशन है वो भरनी होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत लंबे टाइम के बाद में मानचित्र को यानी मौलिकता को पुनः शामिल है वो किया गया है पॉलिटिकल साइंस में, तो स्विक्स के अंदर, तो इस बात को अच्छे से नोट आउट है वो आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे जो आपका पेपर है उसकी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल प्रश्न पत्र है 2024 पॉलिटिकल साइंस का 80 नंबर का। ये कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपने पहले भी बोर्ड परीक्षा दी है तो उसी के अकॉर्डिंग है। बस जो भी प्रश्न करें, एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न होते हैं तो उनको एक साथ करना होता है, बाकी आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कहीं करें, बस प्रश्न संख्या आपको सही लिखनी होती है। हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आपको हिंदी वाले प्रश्न को सही मानना है। चलिए अब साथ में आज कुछ हल भी कर लेंगे पॉलिटिकल के प्रश्न, लीजिए भी। पहला सेक्शन आ गया आपका खंड ए, बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है यहां पर, रूस की क्रांति है वो कब हुई, तो ए उत्तर हो जाएगा 1917 के अंदर। दूसरा प्रश्न, यूरोपीय संघ की स्थापना है वो कब हुई, तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई वो हुई 1992 के अंदर, 1992 में। अगला प्रश्न है तीसरा, कि दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है,
तो वो हो जाएगा इंडिया। दक्षिणी एशिया के अंदर सबसे बड़ा देश है वो हो गया इंडिया। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं चौथा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। उसके बाद में जैविक हथियार संधि कब हुई थी? जैविक हथियार संधि 1972 के अंदर हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, यह बताना है भी कब हुई। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट है, यह कब प्रकाशित हुई थी, आपको तारीख बतानी है, तो बे ऑप्शन हो जाएगा 1987। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई? द ऑप्शन 2001 में। फिर प्रश्न है आठवां शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले के अंदर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए आपका नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? तो द ऑप्शन हो गया केरल। उसके बाद में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 2015 में। अगला प्रश्न है कि भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? ये सारे प्रश्न अपने सीरीज से के अंदर हम कर चुके हैं। बे ऑप्शन हो गया 1999 के अंदर। चलिए कितने हो गए? 11। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया ये बताना है। और ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा नीचे दे रखा है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहला ही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो गया इसका। ईवी रामास्वामी नायकर का नाम इसमें आता है। चलिए 15 प्रश्न है ना इसमें, पहले के अंदर, हाँ ये 14वां आ गया। अब मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, मंडल आयोग के अध्यक्ष हो गए सह ऑप्शन बिंदेश्वरी प्रसाद। उसके बाद में 15वां पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता है। देखिए फोटो के नीचे जो बात लिखी गई है वहां से ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया है। नागमणि का संपादन किसने किया? ब ऑप्शन अमृता प्रीतम ने किया है। इसी कड़ी में अब आपका दूसरा प्रश्न आ गया जी। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। कहां पर किया? तो कहां पर किया था? पोखरण में। पोखरण में, पोखरण राजस्थान स्टेट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। पोखरण बाई चांस नहीं याद रहे फॉर एग्जांपल तो जैसलमेर लिख सकते हो, राजस्थान लिख दीजिए। सही उत्तर पोखरण में। अगला परमाणु अप्रसार जो संधि है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1968 में। रिक्त स्थान के अंदर आपको क्या करना है? कॉपी के अंदर जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाकर इसके आगे पहला लगा दिया और पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो उत्तर है बस वही लिखना है। पोखरण हो गया ऐसे लिखोगे कॉपी के अंदर। दूसरा सिर्फ आपको लिखना है 1968। तीसरा क्या हो जाएगा? चिल्ले में, चिल्ले में खालिस्तान नामक मूलवासी है वो रहते हैं। मूलवासी तो वो जाति कौन सी है? मापुसे। मापुसे। तो इसी प्रकार यहां पर अपनी कॉपी में आप क्या लिख दोगे? मापुसे। ये नहीं है भी पूरी लाइन लिखते हो तब नंबर मिलते हैं, नहीं, जो बात पूछी है बस उतना ही करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में चलाई गई 1951 में चलाई गई। तो इस प्रकार से आपको आंसर भी कॉपी में भी लिखने होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी खालिस्तान थे, कौन थे? तो नाम क्या आ जाएगा? दूसरे प्रधानमंत्री, उन्हीं का नाम लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी मत कर देना, लाल बहादुर शास्त्री। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर में क्या आ जाएगा? पंजाब। सप्तदलीय गठबंधन 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो उत्तर में आ जाएगा नेपाल। तो ये हो गए 7 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले। उसके बाद में तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब आपको कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर
3 लगा देना है, 3 के आगे कुछ नहीं लिखना, फिर 1 नंबर क्वेश्चन लगा के आप इसके आगे ही उत्तर लिखना स्टार्ट करें या नीचे वाली लाइन में आंसर है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहला प्रश्न है इसका, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो क्या लिखोगे उत्तर? पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। पूरा उत्तर ऐसे लिखेंगे, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बस इसमें उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है लिट्टे, LTTE, लिट्टे का पूरा नाम बताना है। ज्ञान आधारित प्रश्न है तो पूरा नाम आप लिख दीजिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ, वो आपकी बुक में ऑफ लिखा है, सही लिखना है आपको, ऑफ तमिल इलम, ये हो जाएगा पूरा नाम लिट्टे का। तो जो भी पूरे नाम वाले क्वेश्चन है उनको जरूर आपको अभ्यास में लेना है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तीसरा प्रश्न है तीसरे का ही, कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ ऐसे लिखोगे पूरा, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आजादी है, खतरे से आजादी। अगला है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो उन साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। फिर भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? 1962 के अंदर हुआ। अगला प्रश्न, नियोजन यानी प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? तो नियोजन का मतलब क्या है? नियोजन का अर्थ है विकास की योजना तैयार करना, किसी देश के विकास की योजना तैयार करना। यह हो गया जी। कल अपने हिस्ट्री का है उसका भी अपने कर लेंगे सोल्व। आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? इसका संबंध है दल बदल से, दल बदल से, दल बदल वाले सिस्टम से है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, आंसू का पूरा नाम क्या है? आंसू का पूरा नाम बताना है। तो आंसू का पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। अच्छे से साफ साफ आपको लिखना है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। अगला प्रश्न है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो 415 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी। तो देखिए अब तीनों प्रश्न हो गए अपने। पहला प्रश्न है आपका MCQ का, दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया, और तीसरा हो गया वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन अपनों ने देख लिए भी 15, 7 और 10 वाले क्वेश्चन हो गए। अब आपके खंड ब है वो स्टार्ट हो जाएगा, और खंड ब के अंदर कौन से आएंगे? लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। और ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द है। तो कुल मिलाकर 4 से 5 लाइनों में, कम से कम 4-5 लाइनों में आप बोर्ड की जो कॉपी है ना उसकी 4-5 लाइनों में आप जरूर इनको लिखिए। ज्यादा से ज्यादा आप 7-8 लाइनों तक इस उत्तर को लिख सकते हो। तो 4-5 लाइनों में उत्तर लिखना है। पहला है भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु बताने हैं जिन पर सहयोग है। अगला है पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं ये बताना है। फिर विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है। फिर है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बताना है। फिर आता है 9वां प्रश्न, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? कोई 2 कारण बताने हैं। तो 2 पूछे हैं तो 1+1 हो गया। एक मैचिंग का प्रश्न हो गया। तो कई बार बोर्ड परीक्षा में से आते हैं, पिछले 2-1 साल से ऐसा प्रश्न नहीं आया, तो इस बार आने की पूरी संभावना है भी। एक तरफ 2 सूचियां बना दी और आपको उनको मैच करके दोबारा कॉपी में लिखना है।
इसी कड़ी में देखिए 11वां प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। 12वां है कि मार्च 1974 के अंदर बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया, कारण स्पष्ट करना है। तो यानी बिहार वाला जो आंदोलन हुआ 1974 वाला, उसके कारण बताने हैं यहां पर। 13वां, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे, 2 कारण हैं, वो बताने हैं। 14वां प्रश्न, 1980 के दशक के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए, इनमें से किन्हीं 2 बदलाव के बारे में लिखिए। अगला 15वां है कि क्या सांप्रदायिकता और जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है, यदि हां तो कोई 2 तर्क दीजिए। फिर आपका खंड 6 स्टार्ट हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 100 शब्द, कोशिश कीजिए लगभग 1 पेज के अंदर बोर्ड की, हाँ 2-4 लाइनें कम ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता। शब्द सीमा यहां पर 100 शब्दों की है। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए, या फिर आपको पता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में इस बार और यानी अथवा मिलेगा, तो आप ये प्रश्न कीजिए, चाहे दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखिए। अब ऐसे प्रश्न आ गया, कोई पॉइंट लगाकर टिप्पणी लिखिए, तो बस उनके बारे में जो बातें आपको मुख्य मुख्य लगती है वो सारी बातें वहां पर आपको रिप्रेजेंट है वो करनी है। इसी कड़ी में 17वां प्रश्न, इसमें भी अथवा है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बताएं या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम और उसकी स्थापना का वर्णन करें। इसी प्रकार 18वां है, क्या आपके मतानुसार आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, यदि हां तो तर्क दीजिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। अथवा आपके मतानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु भारत चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। 19वां है, क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए, यदि हां तो अपने विचार व्यक्त करने हैं। अथवा जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, अपने विचार व्यक्त कीजिए। और इसी कड़ी में ये आपका लास्ट आ गया 250 शब्दों के अंदर खंड द आ गया। 250 शब्द का मतलब है बोर्ड की कॉपी के कम से कम 2 पेज में आप पेपर को पूरा करें। 2 पेज तो कोशिश करें भी, 2 पौने 2 हो जाए फर्क नहीं, 2 हो जाए 2.5 पेज हो जाए, वो आप पर जितना अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्न है। कई बार बच्चे कहते हैं सर बड़े में कॉपी भरना, बात कॉपी की नहीं होती, बात एग्जाम के अंदर आपको क्या लगता है खाली प्रश्न उत्तर नहीं होते। निबंधात्मक प्रश्न क्यों दिए जाते हैं, आपकी कौशलता को जांचने के लिए भी। एक चीज को शॉर्ट पूछ ले तो बच्चा कैसे लिखता है, बड़ा चीज में पूछ ले तो उसको विस्तार कैसे दे सकता है, इसलिए शब्द सीमा रखी जाती है 250 शब्द। और ऐसे आपको पता है यूपीएससी या स्टेट लेवल की जो पीएससी का एग्जाम होते हैं आरएस वगैरह के, तो वहां शब्द सीमा का बहुत बड़ा खेल होता है, तो वो अभ्यास तो आप यहीं से सीखते हैं। तो 250 शब्द का मतलब है भी लगभग बोर्ड की कॉपी के 2 पेज चाहिए, उसके बाद चाहिए आप 2.5 पेज भर दें, 3 पेज भर दें, वो आपकी है। तो कोशिश करें कम से कम 2 पेज तो आपको लिखने ही लिखने हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालिए, ये कर सकते हो। इसी प्रकार 21वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों को विस्तार से वर्णन कीजिए, और या फिर है भी वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इन दोनों में से जो ठीक लगे। अभी तो आपको इन प्रश्नों को भी तैयार करना है। कई बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी मॉडल प्रश्न के 1-2 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं बाई चांस, तो ये नहीं है भी ये आएंगे नहीं या इनको छोड़कर तैयारी कर लें, ऐसा नहीं होता। और ये भी नहीं है भी पूरा पेपर यही आ जाएगा, ये तो एक मॉडल है आपके सामने भी, हाँ इस प्रकार से ये होगा। जैसे हम कोई जाते हैं ना ड्रेस खरीदने के लिए, तो बाहर वो लगे होते हैं स्टेच्यू से, उनके ऊपर ड्रेस पहनाई हुई होती है, तो कह भाई आप पहन लोगे तो कुछ ऐसे लगोगे, वही बात है। और इस बार का सबसे बड़ा चेंज आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो है पॉलिटिकल साइंस में भी मानचित्र का प्रश्न आएगा। इंडिया का, भारत के राजनीतिक मानचित्र मिलेगा आपको। राजनीतिक मानचित्र का मतलब है भी स्टेट की बॉर्डर मिलेगी उसके अंदर। तो अंकित करना है हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर या जम्मू कश्मीर, सभी 1-1 नंबर के। अथवा भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करें: बनारस, ग्वालियर, अजमेर,
मुंबई या बंबई, यानी उस स्टेट के अंदर आपको लिखना है भी हैदराबाद किस में है, बनारस किस में है। जैसे अजमेर राजस्थान में है तो राजस्थान वाले के अंदर अजमेर आपको भरना है। और सबसे बड़ी बात, अथवा भी मिल रहा है भी, ऊपर या तो ऊपर की चारों करेंगे या फिर नीचे वाली चारों आपको करनी है। ये नहीं है भी आधी दो ऊपर वाली कर देंगे सर, आधी नीचे वाली, ऐसा नहीं बाबू, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, कुछ इस प्रकार का बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। जो जो नए चेंजेज हुए हैं वो सब आपको बता दिए हैं। आपके दोस्तों को भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, आप अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।